महाकुंभ मेला 2025 भारत की सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला 2025 भारत की सांस्कृतिक धरोहर कुंभ मेले का महत्व और इतिहास, कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाएं और कुंभ स्नान के बाद दर्शन करने योग्य स्थान। नमस्कार, आप सभी का पूनम एक प्रेरणा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ मेले का क्या महत्व है, उसका क्या इतिहास है और कुंभ मेले से जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं। अगर आपने भी इस बार कुंभ स्नान करने का मन बनाया है तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप यह जानें कि कुंभ स्नान के बाद किन स्थानों का दर्शन करना अनिवार्य होता है ताकि आपको कुंभ स्नान का संपूर्ण लाभ मिल सके, वरना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। साथ ही हम आपको यह बताने वाले हैं कि अगला कुंभ कब पड़ेगा और कहां कहां यह कुंभ लगेगा। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि इसी तरह के हमारे अन्य वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं महाकुंभ मेले से जुड़े सारे रोचक तथ्य। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्वितीय पर्व है जो धर्म, अध्यात्म और सामाजिक एकता का परिचायक है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक चेतना और उत्सव धर्मिता का प्रतीक है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का एक ऐसा संगम है जो सनातन धर्म की गहराई, उसकी व्यापकता और सामाजिक एकता को प्रतिबिंबित करता है। यह न केवल हिंदू संस्कृति की जड़ों को मजबूत बनाता है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीय परंपराओं का प्रतीक भी है। कुंभ मेला जो हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, भारत की सांस्कृतिक चेतना, उत्सव धर्मिता और सर्वग्राह्यता का जीता जागता उदाहरण है। कुंभ से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकालते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया।
उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के लिए 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय के वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदें गिरी थीं, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। इतिहास और प्राचीन उल्लेख। कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से इसका आरंभ 850 साल पहले बताया गया है, जबकि कुछ दस्तावेज इसे 525 ईसा पूर्व का मानते हैं। गुप्त काल में कुंभ मेले को सुव्यवस्थित रूप मिला और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल 617 से 647 ईस्वी में इसके प्रामाणिक विवरण सामने आते हैं। वेदों और पुराणों में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में प्रयाग और स्नान तीर्थ का वर्णन है। महाभारत में प्रयाग स्नान को पापों से मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया गया है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने भी कुंभ मेले का वर्णन किया है। मत्स्य पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में तीर्थ यात्रा और प्रयाग के महत्व पर जोर दिया गया है। कुंभ मेले की महत्ता। कुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की संप्रभुता, संपूर्णता और सार्वभौमिकता का प्रतीक है। यह श्रद्धालुओं को एक सूत्र में बांधता है और उनकी आस्था को सशक्त करता है। कुंभ स्नान से जुड़े धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्यक्ति को निष्कलंक बनाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेला में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अलग अलग बड़े बड़े संत आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। शाही स्नान के दिन कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री जुटते हैं। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान का इतना महत्व क्यों है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू है। कुंभ के दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान
अगर प्रयागराज में व्यक्ति 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर लेता है तो उसे 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों के करने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। कुंभ महापर्व के दौरान कभी भी स्नान दान कर पुण्य फल पा सकते हैं, लेकिन शाही स्नान के दिन संगम में डुबकी लगाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि महाकुंभ में शाही स्नान का क्या महत्व है। शाही स्नान यानी वह स्नान जिसको करने से मन की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। शाही स्नान के दौरान सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, उसके बाद ही आम जनता स्नान कर सकती है। शाही स्नान के दिन संगम में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, शाही स्नान के दिन स्नान करने से जातक को इस जन्म के साथ ही पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। महाकुंभ में स्नान के बाद करना चाहिए इन मंदिरों के दर्शन, वरना अधूरी मानी जाएगी तीर्थ यात्रा। सभी तीर्थों में प्रयागराज को सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। ऐसे में 12 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यहाँ दूर दूर से लोग महाकुंभ स्नान करने आएंगे। प्रयागराज के प्रसिद्ध मंदिर। महाकुंभ 2025 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से ही हो गया है। ऐसे में लाखों करोड़ों लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचेंगे। महाकुंभ 26 फरवरी को अपने अंतिम शाही स्नान के साथ खत्म होगा। ऐसे में लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें स्नान के बाद कहां-कहां के मंदिरों के दर्शन करने बेहद अनिवार्य हैं, वरना उनकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाएगी। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी मंदिरें हैं। लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में हनुमान जी की जगह जगह चमत्कारी मंदिर हैं और इन्हीं में से एक है लेटे हुए हनुमान जी। आपने अब तक देश के कोने कोने में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी ही पाई होगी, पर ये इकलौता मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। इस प्रतिमा की लंबाई करीब 20 फीट बताई जाती है। कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद इनके दर्शन बेहद जरूरी हैं। अगर इनके दर्शन नहीं किए तो आपका आना व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लंका से जब बजरंगबली लौट रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। नाग वासुकी मंदिर। प्रयागराज में संगम तट के उत्तर दिशा में प्राचीन नाग वासुकी विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के बाद देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत रस्सी जैसा लपेट रखा था, जिसके कारण नाग वासुकी घायल हो गए थे और फिर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज में इसी जगह आराम करने को कहा था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक इनके दर्शन न कर लें। आलोपी मंदिर। आप तो जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा के कई रूप हैं, जिनके दर्शन करने के लिए शक्तिपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। देवी के इन्हीं मंदिरों में से एक पीठ संगम नगरी में मौजूद है। यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति रूप में पूजा नहीं होती है, बल्कि यहाँ एक चुनरी में लिपटे एक पालने की पूजा होती है। यहाँ माँ दुर्गा को अलोप शंकरी देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि माँ सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरा था, जो विलुप्त हो गया था। इस कारण इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा। स्नान के बाद यहाँ जरूर जाना चाहिए। अक्षय वट मंदिर। प्रयागराज में ही एक काफी पुराना अक्षय वट बरगद का पेड़ मौजूद है, जिसे देखने दूर दराज से लोग आते हैं। महाकुंभ आए श्रद्धालुओं को इस जगह जरूर जाना चाहिए। पुराणों की माने
तो प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है, वही अक्षय वट कहलाता है। पतालपुरी में स्थित वट वृक्ष को कई 100 साल पुराना बताया जाता है। कुंभ मेला भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है। यह आयोजन न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि भारतीय परंपराओं, सहिष्णुता और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण है। कुंभ मेला विश्व को भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी व्यापकता से परिचित कराता है। अगला महाकुंभ कब और कहां लगेगा, जाने कैसे होता है इसका कैलकुलेशन। महाकुंभ में हर दिन 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोग आएंगे। आइए जानते हैं कि इसके बाद अब अगला महाकुंभ कब और कहां लगेगा। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। जानकारी दे दें कि महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल पर एक बार होता है और यह देश के 4 जगहों पर ही लगता है: उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। महाकुंभ में दूर दराज से लोग आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ मेले में शाही स्नान का खासा महत्व माना जाता है। इस कारण और भी लोगों का जमवारा जुटता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान में शामिल होने से श्रद्धालुओं के पाप धुल जाते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगला महाकुंभ कब और कहां लगेगा। कुंभ के भी कई प्रकार होते हैं। अगले महाकुंभ की जगह जानने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि कुंभ अनुष्ठान के कई प्रकार हैं, जिसमें पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा होता है पूर्ण कुंभ और चौथा होता है महाकुंभ। पूर्ण कुंभ मेला यह भव्य अवसर हर 12 साल में मनाया जाता है और ये स्थान 4 पवित्र स्थानों उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक में घूमते रहते हैं। अर्ध कुंभ मेला यह हर 6 साल में होता है और हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। कुंभ मेला बता दें कि कुंभ मेला भी हर 12 साल में लगता है, जो चारों जगह यानी हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में आयोजित होता है। महाकुंभ मेला यह मेला सभी कुंभ मेलों में सबसे दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे सबसे शुभ आयोजन माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि अगला कुंभ कहां-कहां लगेगा और कब-कब। 17 जुलाई 2027 से 17 अगस्त 2027 कुंभ मेला नासिक। 25 जनवरी 2030 से 13 फरवरी तक प्रयागराज में अर्ध कुंभ। 14 अप्रैल 2033 से 15 मई 2033 तक हरिद्वार में पूर्ण कुंभ। 13 अप्रैल 2028 से 14 मई 2028 तक उज्जैन पूर्ण कुंभ। ऐसे में महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद प्रयागराज में ही होगा। इस बीच कुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ इन चारों पवित्र स्थानों पर घूमता रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सबकी महाकुंभ यात्रा मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।